अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कैंसर स्पेशलिस्ट क्लिनिक पोस्ट, जहां हम कैंसर के इलाज, मरीजों की रहनुमाई और उम्मीद की नई राहों पर बात करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट साइम रमज़ान और आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं हर उस मरीज और ख़ानदान के लिए अहम है जो कैंसर के रिवायती तकलीफदेह इलाज से खौफजदा हैं। आज हम बात करेंगे ऑन्कोथर्मिया बगैर दर्द इलाज की हकीकत पर। ये एक जदीद साइंसी और कम तकलीफदेह इलाज है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को मालूमात है, लेकिन ये बहुत असर रखता है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अतीक अनवर खान, जो ना सिर्फ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं बल्कि ऑन्कोथर्मिया के पाकिस्तान में सबसे पहले माहिरीन में शुमार होते हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि ये ऑन्कोथर्मिया कैसे काम करता है, किन मरीजों के लिए ये मुफीद है और ये आम कीमो और रेडियोथेरेपी से कैसे मुनफरिद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये बताएं कि ऑन्कोथर्मिया है क्या? ऑन्कोथर्मिया एक तरीका इलाज है, आप कह सकते हैं कि कैंसर का एक नया तरीका इलाज है जिसमें हम जिस्म में दर्जा हरारत यानी कि हीट प्रोड्यूस करके कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। ये एक यूरोपियन टेक्नोलॉजी है और यूरोप में मंजूर शुदा है और वहाँ पर बहुत अरसे से इस्तेमाल हो रही है। पाकिस्तान में अभी ही इस टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। सही सही। तो ये तरीका इलाज कब से ईजाद हुआ है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? ये बेसिकली ईजाद जब हुआ तो ये हंगरी और जर्मनी में सबसे पहले इस मशीन को बनाया गया। तो वहाँ पर 1980 में इसमें काम स्टार्ट हो गया था। शुरू में कुछ आप कह सकते हैं कि बुनियादी किस्म की मशीन थी जिसके अंदर बहुत सारे इश्यूज थे, फिर इसके अंदर जिद्दत आती गई और अब पिछले कोई 10-15 साल से ये यूरोप में बहुत सारे मुल्कों में जो है आप कह सकते हैं कि ये इलाज अब हो रहा है, जिसमें आप स्पेन, हंगरी, जर्मनी, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इसके अलावा आप फार ईस्ट में भी देख सकते हैं, फ़िलिपीन, इंडोनेशिया, इन जगहों पर ये पिछले कोई 7-8 साल से 10 साल से ये इलाज हो रहा है। तो ये किन इकसाम के कैंसर पर ज़्यादा असर रखता है? ये तरीका इलाज तो तकरीबन हर कैंसर में काबिल इस्तेमाल है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन जिन कैंसर्स में आप कह सकते हैं कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं उनमें ब्रेन ट्यूमर्स हैं, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर यानी कि फेफड़ों का, इसके अलावा पित्ते का, लबलबे का कैंसर, रेक्टम कैंसर, प्रोस्टेट में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। और इसके अलावा कैंसर में आपने देखा होगा कि पेशेंट्स को हड्डियों में दर्द, कैंसर जब हड्डियों में फैल जाता है तो उसमें हड्डियों में दर्द होता है, तो बोन मैट्स जिसे कहते हैं उसमें इसके 100% रिजल्ट्स हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि बोन पेन्स में इसके 100% रिजल्ट्स हैं, तो ये ना सिर्फ कैंसर्स के पेन्स में कारआमद साबित हो रही है, इसके अलावा जॉइंट पेन्स जिन लोगों को होते हैं कैंसर से हटके उनमें भी ये 100% जो है ना इसके रिजल्ट आ रहे हैं। तो नाजरीन, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये मशीन कैंसर के दर्द में और जॉइंट पेन में भी काफ़ी मुफीद साबित होती है, तो इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में हम आर्थराइटिस और जॉइंट पेन के हवाले से बात करेंगे डॉक्टर साहब से। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये तरीका किस तरह काम करता है, यानी कि ये मशीन किस तरह से काम करती है? ऑन्कोथर्मिया बेसिकली एक बेड है और उसके साथ एक पैनल होता है जिससे हम टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। ये वाटर बेड है जिसके ऊपर पेशेंट लेटता है, नीचे भी पानी का बेड होता है और ऊपर भी जो इलेक्ट्रोड है वो भी वाटर बेस्ड होता है। तो बेसिकली इंसान का जिस्म कंडक्टर के तौर पे इसमें काम करता है और हम इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं। जिस्म के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गुजरती हैं, उनके ज़रिए अंदर एनर्जी ट्रांसमिट होती है, वेव्स अपनी एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं और वो एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाती है हीट में, और वो हीट उस एरिया का दर्जा हरारत बढ़ाती है जो 41, 42, 43 डिग्री तक जाता है और ये वो टेम्परेचर जो कैंसर सेल्स को ख़त्म करने में काम करता है। आपने देखा होगा अपने घरों में कि वहाँ पे माइक्रोवेव ओवन में जब हम कोई चीज़ गर्म करने के रखते हैं तो वो 5-10 सेकंड्स के अंदर गर्म कर देती है। उसके अंदर भी माइक्रोवेव्स बेसिकली काम कर रही होती हैं कि जब वो क्रिएट होती हैं तो वो इतनी हाई एनर्जी की होती हैं कि वो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस करती हैं और खाना गर्म हो जाता है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो ट्रांसमिट होती हैं वो भी अपनी जो एनर्जी है, हाई एनर्जी, वो बॉडी में ट्रांसमिट करती हैं और वो हीट से दर्जा हरारत बढ़ाती हैं और वो दर्जा हरारत बेसिकली कैंसर सेल्स को ख़त्म करने में काम करता है। इसके अलावा ये ऑन्कोथर्मिया ना सिर्फ खुद एज ए प्राइमरी ट्रीटमेंट के तौर पे काम कर रहा है बल्कि ये कॉम्प्लीमेंट्री तौर पर रेडिएशन और कीमोथेरेपी के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बेसिकली हम कीमोथेरेपी और रेडिएशन का इफ़ेक्ट बढ़ा देते हैं, उसके मौसर होने को हम मज़ीद बेहतर कर देते हैं। और ये तीनों तरह के इलाज में इसके इस्तेमाल करने का तरीका डिफरेंट होता है। सही। तो इसका सेशन कैसे होता है और मरीज़ इसमें क्या महसूस करता है?
اس کا سیشن جو ہے جب ہم پیشنٹ کو سیشن دیتے ہیں تو یہ عام طور پہ کم سے کم 30 منٹ سے 60 منٹ کا دورانیہ ہوتا ہے، جس میں پیشنٹ اس مشین کے نیچے لیٹتا ہے اور اس کو یہ سیشن دیا جاتا ہے، جس میں تقریباً 40-50 منٹ تک پیشنٹ کو لگاتار اس ٹمپریچر میں مینٹین کیا جاتا ہے، جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے کینسرز کو ختم کرنے میں کام کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کینسر سیلز کو جب ہم ہیٹ دے رہے ہوتے ہیں تو کینسر سیلز کی جو جھلی ہوتی ہے، اس کی میمبرین ہوتی ہے، اس کو یہ متاثر کرتا ہے اور کینسر سیلز ویک ہو کے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ہم لو ٹمپریچر دے رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر امیونٹی جو ہے وہ انہینس ہوتی ہے جسم کی، پیشنٹ کا امیون سسٹم جو ہے وہ بوسٹ کرتا ہے اور وہ خود جسم جو ہے وہ اس کینسر کے خلاف لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم اس کو ہائی ٹمپریچر پہ جا کے ہم جب پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو وہ ٹمپریچر جو ہے بیسیکلی کینسر سیلز کے لیے جو ہے وہ برداشت کے قابل نہیں ہوتا، اور وہ کینسر سیل جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے اور وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ نارمل باڈی جو ہے وہ اس ٹمپریچر کو برداشت کر سکتے ہیں۔ اس طرح نارمل ٹیشو اور کینسر ٹیشو کے درمیان یہ ڈفرینشیشن ہونے کی وجہ سے یہ جو ٹمپریچر ہے یہ کینسرز کو ختم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صحیح۔ تو مریض کو کتنے سیشنز کی ضرورت ہوتی ہے؟ کم سے کم 8 سیشن تو ضرور دیے جاتے ہیں، اور میکسیمم سیشن جو ہے وہ فکس نہیں ہے، لیکن اگر ہم آن ایوریج بات کریں تو 8 سے لے کر 15-16 سیشن تک ایک پیشنٹ جو ہے وہ آنکوتھرمیا کے سیشنز لیتا ہے۔ اس میں ڈپینڈ کرتا ہے ڈیوریشن، کیمو تھراپی کے ساتھ دے رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے ویکلی بیسس دیا جا رہا ہو، ریڈیشن کے ساتھ جب ہم یہ سیشن دیتے ہیں تو ہر آلٹرنیٹ ڈے یعنی کہ ایک دن کے چھوڑ کر دیا جاتے ہیں، اور جب یہ پرائمری ٹریٹمنٹ کے طور پہ یوز ہوتی ہے تو اس کے پھر دینے کا طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو ڈیوریشن جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی اس میں کہ 2 مہینے میں ہم نے ٹریٹمنٹ کرنا ہے 3 مہینے میں، بیسیکلی میٹر کرتا ہے کہ ہم نے کتنے سیشن ڈیسائیڈ کیے ہیں۔ وہ سیشن 1 مہینے میں بھی 8 سیشن دیے جا سکتے ہیں، 2 سے 3 مہینے میں دیا جا سکتے ہیں، تو بیسیکلی سیشن کے مطابق ہم ٹریٹمنٹ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی ہے؟ آنکوتھرمیا کا ایز سچ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ اگر ہم بات کریں کینسر کے باقی علاج جس میں کیمو تھراپی ہے، ریڈیشن ہے، ان کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں عارضی، کچھ پرماننٹ ڈیمیجز ہوتی ہیں جو لازمی ہونی ہوتی ہیں ریڈیشن دینے سے یا کیمو تھراپی سے۔ اور کیمو تھراپی میں آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کے بال گر جاتے ہیں، الٹی ہے، متلی ہے، ہر پیشنٹ کو لازمی آتی ہے، پیشنٹ ویک ہو جاتا ہے۔ ریڈیشن میں بھی اس طرح کے بہت سارے پرابلمز آتے ہیں۔ آنکوتھرمیا ایک واحد علاج ہے کینسر کا جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ صرف اس میں اگر کسی پیشنٹ کو تھوڑی بہت گرمائش جو جا رہی ہے وہ فیل ہوتی ہے کہ پیشنٹ کہتا ہے کہ مجھے تھوڑا یہاں پر گرمی محسوس ہو رہی ہے، لیکن وہ بھی اتنی ہوتی ہے کہ وہ پیشنٹ برداشت کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس ٹریٹمنٹ کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں۔ تو ابھی جیسے آپ نے بات کی کیمو تھراپی اور ریڈیشن کی، تو اس کو آنکوتھرمیا کو کیمو تھراپی اور ریڈیشن کے ساتھ کیسے جوڑا جاتا ہے؟ دیکھیں، کیمو تھراپی میں جب ہم آنکوتھرمیا آفر کرتے ہیں تو کیمو تھراپی کے اندر اپنی پروٹوکولز ہوتی ہیں، یعنی کہ ویکلی بیسس پہ بھی کیمو لگ رہی ہوتی ہے، 7 دن کے وقفے سے، 15 دن کے وقفے سے، 21 دن کے وقفے سے کیمو تھراپی اپنے حساب سے چلے گی، لیکن اس کے اندر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ آنکوتھرمیا ہم نے کتنے دنوں کے وقفے سے دینا ہے۔ آنکوتھرمیا ڈیورنگ کیمو بھی سیشنز ہوتے رہتے ہیں۔ ریڈیشن میں یہ ہے کہ جب ہم ریڈیشن دیتے ہیں تو اس میں پروٹوکول یہ ہوتی ہے کہ ریڈیشن ڈیلی دی جا رہی ہوتی ہے، آنکوتھرمیا ہر دوسرے دن رپیٹ ہوتا ہے۔ تو کیا یہ علاج تنہا بھی مؤثر ہے؟ جی بالکل، میں نے آپ کو ابھی پہلے بھی بتایا کہ پرائمری ٹریٹمنٹ کے طور پہ بھی یوز ہوتا ہے۔ ایسے پیشنٹ جن کے اندر ریڈیشن دی جا چکی ہے اور اب دوبارہ ریڈیشن نہیں دے سکتے، ریکرنٹ ٹیومر ہے، دوبارہ ہو گیا ہے اور ڈاکٹر نے کہا کہ اب ریڈیشن نہیں دی جا سکتی، کچھ ایسے پیشنٹ جن کو 3 دفعہ 4 دفعہ 3 لائنز 4 لائنز کیمو تھراپی کی فیل ہو چکی ہیں، ان کو انکار کیا جا چکا ہے کہ اب مزید آپ کا ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے، وہاں پر آنکوتھرمیا جو ہے ایز اے پرائمری ٹریٹمنٹ یوز ہوتا ہے، اور وہاں پر پیشنٹس کے سمٹمز کنٹرول کیے جاتے ہیں، کوالٹی آف لائف ٹھیک کی جاتی ہے، اور کئی پیشنٹ ایسے ہیں جن کا ٹیومر جو ہے وہ پہلے سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آنکوتھرمیا کا امیون سسٹم پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ امیون سسٹم اس میں بیسیکلی ہم پلے کرتے ہیں ٹمپریچر کے ساتھ۔ جب ہم پیشنٹ کو لو ٹمپریچر پہ ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت پیشنٹ کا امیون سسٹم جو ہے وہ ایکٹیو ہو رہا ہوتا ہے، اس کو ماڈولیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم جب سیشن دیتے ہیں تو اس میں ہم شروع میں لو ٹمپریچر دیتے ہیں، جہاں پر ہمارا ایم یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی باڈی جو ہے اس کی امیونٹی انہینس ہو تاکہ وہ بھی خود اس کینسر کے خلاف کام کرے، اور سیشن میں مڈ میں یا آگے چل کے ہم پیشنٹ کا ٹمپریچر انکریز کر رہے ہوتے ہیں، جہاں پر وہ انکریز ٹمپریچر اٹ سیلف جو ہے وہ کینسر کو ختم کرنے میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ آنکوتھرمیا کن مراحل کے مریضوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے؟
तमाम स्टेजेस में ही यूज़ हो सकता है, लेकिन कॉमनली ये 3rd स्टेज और 4th स्टेज में यूज़ होता है। और इसके अलावा जो मेटास्टैटिक डिजीज़ स्टेज 4 है, जहाँ पर हम पेशेंट को बाकी ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे होते, वहाँ पर ऑन्कोथर्मिया यूज़ हो सकता है। जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि बोन पेन में बहुत कारआमद है, बोन मैट्स में काम आ सकता है, और कुछ ऐसी जगह जहाँ पर हम रेडिएशन नहीं दे पा रहे होते तो वहाँ पर हम लोकली ऑन्कोथर्मिया अप्लाई कर सकते हैं। तो 3rd 4th स्टेज में तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, रिकरेंट डिजीज़ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, मेटास्टैटिक डिजीज़ में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। सही। तो आपने अब तक कितने मरीजों पर ऑन्कोथर्मिया इस्तेमाल कर चुके हैं आप? बेशुमार पेशेंट हैं जो हमारे पास ट्रीटमेंट ले चुके हैं, और तकरीबन हमारे पास 95 से 97% जो है हमारे रिजल्ट्स अच्छे आए हैं इसमें। तो डॉक्टर साहब ये बताएं कि जब मरीज आता है तो उसका पहला तासुर क्या होता है ऑन्कोथर्मिया से पहले? कैंसर के लिए इलाज के लिए जब भी कोई पेशेंट आता है, चाहे वो ऑन्कोथर्मिया या कोई भी है, पेशेंट के जहन में खौफ होता है कि कैंसर का इलाज बहुत तकलीफ दे होगा और इसमें पता नहीं क्या हो जाएगा मेरे साथ। लेकिन जब हम उसको बताते हैं, उसको काउंसल करते हैं, उसको पूरा तरीक़ाकार एक्सप्लेन किया जाता है, तो पेशेंट को ज़हनी तौर पर पहले तैयार किया जाता है, उसको सेटिस्फाई किया जाता है। उसके बाद जब पेशेंट पहला सेशन लेके जाता है तो पेशेंट खुद ब खुद ही समझ आ जाती है कि इस सेशन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो उसके बाद वो खुद से ही अपनी विश से आकर अपने सेशन कंप्लीट करवाता है। जैसे आपने बताया कि ये तो ऑन्कोथर्मिया बहुत ही मुफीद है, तो ये इलाज कहाँ कहाँ मौजूद है? लेकिन ये कैंसर से रिलेटेड ट्रीटमेंट है, तो ऑब्वियसली ये कैंसर सेंटर्स पे ही आपको मिल सकता है। लेकिन पाकिस्तान में अगर बात करें तो ये कैंसर स्पेशलिस्ट क्लिनिक जो मुल्तान में हमारा क्लिनिक है, ये पहला क्लिनिक है जहाँ पर ये ऑन्कोथर्मिया की सहूलत मौजूद है। पाकिस्तान में अभी और कहीं पर भी ये मशीन या ये ट्रीटमेंट जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है, और अभी ये आप कह सकते हैं कि हमने इसको इंट्रोड्यूस पाकिस्तान में करवाया। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि आपने इंट्रोड्यूस करवाया, तो कहाँ कहाँ से मरीज आते हैं आपके पास इलाज के लिए? हमारे पास तकरीबन पूरे पाकिस्तान से पेशेंट्स आ रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स हैं जो हमें रेफ़र कर रहे हैं जिनको पता है इस ट्रीटमेंट का, और वैसे जिन पेशेंट्स को पता चल रहा है, आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास पेशेंट जो ऑन्कोथर्मिया से आ रहे हैं वो KPK से आ रहे हैं, डेरा इस्माइल खान पेशावर। इसके अलावा इंटीरियर बलोचिस्तान, इंटीरियर सिंध से हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं। तो पंजाब में से तकरीबन तमाम जगहों से ही हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं। अच्छा, आमतौर पे देखा गया है कि ऑन्कोथर्मिया की जो है आगाही बहुत कम है, और ये पाकिस्तान में वाकई में बहुत ज़्यादा कम है, तो इसकी क्या वजूहत है? जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती, पब्लिक को भी नहीं होती, और उससे रिलेटेड जो टेक्निकल स्टाफ होता है उसको भी नहीं होती। हम बात करें डॉक्टर्स की, तो चूँकि ये नया तरीका इलाज है तो साफ ज़ाहिर है कि हमारे डॉक्टर्स को भी इसके बारे में नहीं पता होगा। जब भी कोई नया प्रोसीजर आता है तो डॉक्टर्स को भी उस प्रोसीजर के बारे में नो हाउ होनी चाहिए, तो इसलिए इसके बारे में इतनी अवेयरनेस आगाही नहीं है कि क्योंकि ये नया तरीका इलाज है, और हम इस पे काम कर रहे हैं कि हम पेशेंट्स को भी अवेयरनेस दे रहे हैं और डॉक्टर्स को भी दे रहे हैं, ताकि इसके बारे में कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तो फिर लोगों को इसके बारे में पता चलेगा, फिर लोग खुद से जो है इसकी तरफ आएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आप उन मरीजों से क्या कहना चाहेंगे जो ऑन्कोथर्मिया करवाना भी चाह रहे हैं और घबरा भी रहे हैं? देखिए, ऑन्कोथर्मिया के बारे में हमने इस प्रोग्राम में काफ़ी कुछ बता दिया, जिससे मेरा ख्याल है कि हमारे देखने वाले लोगों को इसके बारे में काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेकिन हम बताना चाहेंगे इसके 2 मेजर बेनिफिट्स या फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि बाकी जितने भी कैंसर के तरीका इलाज हैं वो थोड़े तकलीफ़ दे हैं या उनमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और वैसे भी कोई भी इलाज करवाने जाते हैं आप तो वो तकलीफ़ दे होता है। आप ऑपरेशन करवाते हैं उसकी अपनी तकलीफ़ है, इंजेक्शन लगाते हैं, दवाई लेते हैं, वो कड़वी होती है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि कोई भी इलाज जो है वो तकलीफ़ दे नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो ब्यूटी है वो ये है कि ऑन्कोथर्मिया वाकई ही बगैर साइड इफ़ेक्ट के है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है। और दूसरा जो बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि आपने देखा होगा कि बाकी कैंसर के ट्रीटमेंट में एक ख़ास हद तक ट्रीटमेंट दिया जाता है, रेडिएशन एक ख़ास हद तक दी जाती है, फिर रिपीट नहीं हो सकती, कीमो ख़ास हद तक रिपीट की जाती है, फिर रोक दी जाती है। ऑन्कोथर्मिया का ये फ़ायदा है कि इसके सेशंस जो है वो फिक्स नहीं है, आप जितना लंबा भी ट्रीटमेंट करवा लें इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, सेफ़ है। तो दोस्तों, आज हमने ऑन्कोथर्मिया के बारे में बहुत सी मुफीद और अहम बातें की हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकर बहुत सुकून और हौसला मिला होगा कि कैंसर का इलाज अब दर्दनाक और थकाने वाला नहीं रहा, बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी जैसे ऑन्कोथर्मिया के ज़रिए ये सफ़र बहुत आसान और मौसर भी हो सकता है। अगर आप या आपका कोई अजीज़ कैंसर के इलाज के हवाले से रहनुमाई चाहते हैं तो हमारा क्लिनिक हर वक्त आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। हमारा मकसद कैंसर से निजात मुकम्मल रहनुमाई के साथ। अगले हफ्ते हम एक और अहम मौजू के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।